कि ये नया चैनल है, ये हमें क्या ही पढ़ाएगा। सर हमें तो कुछ याद होता नहीं है, हम इतना सारा डाटा कैसे याद करेंगे। तभी तो एक टॉपर बन पाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड प्रेप में। यूपी बोर्ड प्रेप का नाम सुन के आप ये मत सोचिएगा कि ये यूपी बोर्ड की तैयारी तो नहीं कराते, नहीं। दरअसल हम इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। हम इसमें यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज हम इस वीडियो में पॉलिटी कराने वाले हैं, और पॉलिटी हम कहाँ से कहाँ तक कराएंगे इस वीडियो में। तो हम पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कि इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पैर रखा था, इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पैर रखा, और तब से लेके 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम तक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब पैर रखा 1773 में, तब से लेके 1853 तक की हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगले आने वाली वीडियोस में बाकी सारी बातें करेंगे। ताज का शासन सेकंड वीडियो में बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स या फिर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर भारत में जमने लगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया भारत पर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है भारत के साथ। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं पॉलिटी के स्टेप का। पहला स्टेप सेंट्रलाइजेशन का क्या हुआ, 1773 जो होता है रेगुलेटिंग एक्ट से। इसको आप सभी जानते हो। रेगुलेटिंग एक्ट क्या कर रहा था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। तो किसके लिए लाया गया कि ईस्ट इंडिया को कंट्रोल एंड रेगुलेट। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पहला कौन सा ऐसा एक्ट था जिससे सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई या फिर कंपनी को रेगुलेट किया गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब इसमें एक और अहम काम हुआ, वो क्या हुआ, वो हा बंगाल का जो गवर्नर था उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ। अब इसी के तहत जो मद्रास के गवर्नर थे, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, वो क्या हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अधीन हो गए। यानी कि जो लेजिस्लेटिव फैसला लेगा वो कौन लेगा, वो लेगा किनका, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स का। अब इसके लिए 4 सदस्यीय एक काउंसिल भी बनाई गई, 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई। ठीक है, इसी एक्ट से आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रख रहा था। राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना इसका काम था। तो अब हम बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781। क्या है दूसरा, अमेंडिंग एक्ट 1781। अब इसे एक और नाम से जानते हैं, वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई, अब उसे दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। और जो कलकत्ता की सरकार थी वो बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए विधि भी बनाने लगी इस एक्ट के तहत। ठीक है, अब इतना याद रखना है आपको कि अमेंडिंग एक्ट 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम एक और बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या आया, तीसरा था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था की गई। कैसे? इसका मतलब ये है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसे दे दिए गए राजनीतिक मामले। ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको दे दिए गए व्यापारिक मामले, व्यापारिक मामले। हम इसको बोलते हैं दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि इसमें कामों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब हम आगे बात करते हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन काम का है, वो है आपका एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या हुआ, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या बने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इनकी दो शर्त थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की दो शर्तें थी। वो क्या थी? इन्होंने कहा था, पहली शर्त, मैं बनूंगा कमांडर इन चीफ। क्या? कमांडर इन चीफ। दूसरी शर्त इनकी क्या थी? दूसरी शर्त थी कि काउंसिल के निर्णयों को मैं टाल सकता हूं। तो काउंसिल के जो निर्णय होंगे उनको मैं मान भी सकता हूँ, नहीं मान सकता। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। क्या है? 1793 का चार्टर अधिनियम। अब इस एक्ट में क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दूसरी शर्त दी थी काउंसिल के निर्णयों को न मानना, वो अब सभी गवर्नर्स के लिए लागू कर दी गई। तो ये है 1813 का चार्टर अधिनियम। आपको चीजें वही कराई जाएंगी जो एग्जाम में आती हैं। ऐसा कोई फालतू की चीजें नहीं कराई जाएंगी जो एग्जाम में बिल्कुल पूछी भी नहीं जाती हैं, क्योंकि काम वैसा ही स्मार्ट तरीके से करो। हम फालतू की मेहनत क्यों करें? जब हमें पता है कि एग्जाम क्या पूछने वाला है, तो हम एक्स्ट्रा सारी चीज़ें पढ़ के करेंगे क्या? तो आप उतना पढ़ो जो आपके एग्जाम में काम दे। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की भी एक लिमिट होती है कहाँ तक पढ़ना है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और भी सारे एग्जाम्स हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है कि हम यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं। आप PYQ देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हम आपको तैयारी करा रहे होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा ये छूटेगा ये छूटेगा, आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, तो इतना ध्यान रखिएगा। हम वही कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं अब करा रहा हूँ आपको। और वैसे भी आपको ये नॉर्मल जानकारी तो पता होनी चाहिए, ये नॉर्मल जानकारी तो आपको आनी चाहिए कि 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है, 1753 का चार्टर अधिनियम क्या था। थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, जो हर कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। ये क्या है? तो ये कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल बढ़ा देता है। ठीक है, और 1813 में ईसाई जो मिशनरी थे उनका आगमन होता है। अब इसमें अहम कदम क्या उठाया गया? तो अहम कदम ये उठाया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, मोनोपोली थी, उसको हटा दी गया। लेकिन टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, इसमें इसको एकाधिकार मिला। यानी वो टी ट्रेड यही कर सकता था
और चाइना के साथ भी ट्रेड यही कर सकता था। अब हम बात करते हैं अगले की, 1833 का चार्टर अधिनियम। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सीजीएल लेवल तक की तैयारी है। आप इससे सीजीएल तक के क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे। आप पीछे उठा के देख सकते हो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब ये है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। आप जैसे ही सीजीएल वगैरह लेवल की तैयारी कर रहे होते तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सेंट हेलिना एक्ट क्या है। सेंट हेलिना एक्ट क्या है, ठीक है। तो सेंट हेलिना एक्ट 1833 का चार्टर अधिनियम ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। अब इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो मद्रास को और बॉम्बे को, इन दोनों की परिषद को जो विधि निर्माण की शक्तियां थी उनको समाप्त कर दिया। और कौन था पहला भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें एक काम और हुआ, इसमें आई 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली विधि आयोग का गठन किया गया। तो इसमें क्या गया, तो इसमें क्या आया, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग का, प्रथम विधि आयोग का गठन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब आगे, तो वो है 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये लास्ट चार्टर अधिनियम था, आप सभी जानते हो, तो ये लास्ट चार्टर अधिनियम था, ठीक है। इसमें सबसे अहम काम ये हुआ कि इसमें परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस थे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उसको अलग अलग कर दिया गया। और जो 1833 में आयोग आना था, अब वो 1853 में पूरी तरह से आ चुका था। यानी कि 1853 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति कर दी गई। आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे, तो आप इस वीडियो को हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके भविष्य में आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और कल हम बताएंगे आपको कि 1858 से लेके 1947 में क्या क्या घटा, कौन से अधिनियम आए, क्या अधिनियम थे, वो सारी हम चर्चा कल की वीडियो करेंगे। तो आज की इस वीडियो यहीं तक होने वाली है, तो तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।